हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8 का वीडियो है और क्लास 8 में बोर्ड है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि डीएवी हर बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होकर के आते हैं। ओके, तो हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन का मॉडल कैसा होने वाला है, कितने 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ओके, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का बेसिस क्या होगा। तो इस वीडियो में लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसका आंसर बताऊंगा, उसे भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कि टाइम 3 आवर्स मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को एग्जाम के टाइम में याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम से भी बहुत स्टूडेंट्स का चल रहा है और बहुत स्टूडेंट्स का आने वाला है। तो आप लोग सैम्पल पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिए। और ये तो मैं 1920 का सैम्पल पेपर लेकर के आया हूँ। प्रीवियस 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर मेरे पास है, ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास। तो यदि आप उसका PDF चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 159 रुपीज़ पे करके। आप यदि मुझे ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के कुछ ईयर्स का सैम्पल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का दूंगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 27 क्वेश्चंस होते हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होता है। कुछ इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में दिए जाते हैं कि हाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में किसी एक को लिखिए। ऐसा 3 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स में। उसके बाद सेकेंड यदि देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि 3 मार्क्स में भी 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें और करके दिया हुआ होता है। आप किसी भी एक क्वेश्चन को चुन करके लिख सकते हैं, अपने आपको जो भी आता है उसके अनुसार आप किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग अपने से चुन के लिख सकते हैं। और करके दिया हुआ रहेगा, 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, इसी एक को आप लोगों को लिखना है। तो 2 मार्क्स में भी 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 3 मार्क्स में भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है ये 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ABCD से कहा जाता है, ठीक है। सेक्शन A में 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं। सेक्शन B में 7 क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जाता है, जो कि 2 मार्क्स को कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन C में 11 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 में वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ये टाइप 2 होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो मार्क्स होता है ये 3 मार्क्स होता है। सेक्शन D के पास 6 क्वेश्चन होते हैं, 22 से 27 क्वेश्चन तक 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर वाले होते हैं, आपको इसमें 80 वर्ड या फिर फॉर्म वाला आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन का मॉडल, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पिछले साल मतलब जो 1920 का उससे पहला का जो सैम्पल पेपर था वो कैसा था, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया, मैं हिंदी रिपीट नहीं करूँगा। देखिए, सेक्शन A में मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ा है आपने, वहाँ पर थ्रस्ट के बारे में पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है ये भी आप जानते हैं, प्रेशर क्या होता है ये भी जानते हैं। तो थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके आंसर्स देखेंगे, फिर 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने पहले शॉर्ट आंसर देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद उसका आंसर देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसका आंसर देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर से पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन टेकिंग फूड फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर रोहन शो सिम्टम्स ऑफ वॉमिटिंग, डॉक्टर डायग्नोज्ड हिम विथ फूड पॉइजनिंग, नेम एनी 2 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज। देखिए, रोहन जो है ये रोड साइड वेंडर से कुछ सामानें खरीदता है और उसके बाद वो खाता है उसे, जब तो उसे वॉमिटिंग होती है, उल्टी होने लगती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने फूड पॉइजनिंग को किस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 2 में पढ़ा है, साइंस के चैप्टर 2 में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोइस, ओके, उस चैप्टर में पढ़ा है फूड पॉइजनिंग। तो वहाँ पर आप लोगों को मैंने ये भी समझाया था कि किस किस प्रकार के फंगाई होते हैं, किस किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं। तो यहाँ पर उसके 2 नेम लिखने हैं जो कि इस डिजीज़ के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेल वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज। देखिए, सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल का साइज भी अलग अलग होता है, कोई सेल बहुत बड़ा होता है, कोई सेल बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को पता है स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं।
इसी का आंसर आप लोग याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों के पास सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब देखिए थ्रस्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि थ्रस्ट और प्रेशर में रिलेशन क्या है। एक सरफेस में जो थ्रस्ट एक्ट करता है उसे प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई सरफेस एरिया और इच एक्स। ओके, प्रेशर कैसे हम लोग निकालते हैं, तो थ्रस्ट जिसके और थ्रस्ट बाई नीचे में क्या रहेगा, सरफेस एरिया जिसके ऊपर वो लग रहा है थ्रस्ट, ठीक है। अल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं वैकल्पिक कि थ्रस्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर पे, प्रेशर और थ्रस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड क्वेश्चन था कि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए थे रोहित के, वो वॉमिटिंग करने लगता है, रोड साइड वेंडर से सामान खरीदता है, उसको खाता तो वॉमिटिंग करने लगता है, उल्टी करने लगता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, डॉक्टर ने कहा। तो उसके फूड पॉइजनिंग होने का कारण क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो गया, तो कौन कौन से हैं आप लोगों को 2 लिखना है। आप क्लोस्ट्रीडियम भी लिख सकते हैं, स्टेफिलोकोकस भी लिख सकते हैं, एस्परजिलस भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों को फूड पॉइजनिंग या किसी भी टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको एक एक चीज़ मैंने वहाँ समझाया है, आप लोग इजीली उस चीज़ को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आप समझ दीजिएगा तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई आंसर याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग इजीली उसे याद हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। एस्परजिलस भी इसका एग्जांपल है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल आप लोगों को पता है माइक्रोप्लाज्म होता है, ठीक है, पीपीएलओ बोला जाता है उसे, प्लीरो। अब उसके बाद लार्जेस्ट सेल देखते हैं, तो लार्जेस्ट सेल आपको पता है कि एक जो होता है वो कंप्लीट सेल होता है, ठीक है। हमारे अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन एक अंडा होता है, एक एग होता है, ये कंप्लीट सेल होता है अपने आप में। उसके बाद न्यूक्लियस सारी चीज़ होते हैं। तो जो सबसे बड़ा एग होगा, ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा एग होता है, तो वही सबसे बड़ा सेल भी होता है, साइज उसका बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो एक मैं फिर बता रहा हूँ, एक जो है ये कंप्लीट सेल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर था हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक ये शॉर्ट आंसर टाइप है और इसमें 2 मार्क्स होते हैं, ये 2 मार्क्स कैरी करता है। तो क्वेश्चन में 4 देखते हैं। ऋषि एंड क्रिस वाइल प्लेइंग कैरम बोर्ड ऑब्जर्व द स्ट्राइकर वाज नॉट मूविंग स्मूथली। देखिए जब ऋषि और क्रिस कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जो स्ट्राइकर है वो स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, आगे पीछे उतना स्मूथली नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो टैक्लम पाउडर को उस पर स्प्रिंकल करते हैं, मतलब उस पर छिड़कते हैं, तो वो देखते हैं कि जो स्ट्राइकर है ये स्मूथली मूव करने लगता है। तो इसका रीज़न क्या है, इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न क्या है, चलिए हम लोग इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट। जो टैल्कम पाउडर है ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि जो टैल्कम पाउडर होता है ये लुब्रिकेंट होता है। ऑयल लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन टैल्कम पाउडर जो है एक सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट होने के कारण क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच में ये कम हो जाता है टैल्कम पाउडर डाल देने से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो स्ट्राइकर है वो इजीली मूव हो जाता है, ठीक है, मूव करने लगता है। अब देखते हैं इसका और एक क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें और करके दिया हुआ रहता है। तो और का क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज़ ईजियर टू होल्ड एन अर्थन पॉट देन टू होल्ड अ स्मूथ ग्लास ट्यूब। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों एक अर्थन पॉट को पकड़ना इजी है एक स्मूथ ग्लास की तुलना में। इन दोनों के लिए रीज़न को हम लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। एक चिकने कांच के ग्लास को पकड़ने की तुलना में मिट्टी के बर्तन को पकड़ना आसान है, क्यों है, ठीक है, दोनों का कारण बताइए। कारण बताना है, ऐसा हिंदी में भी दिया है स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे तो आप हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हैं। बस इस अभी कोरोना जो एपिडेमिक चल रहा है इसमें आप लोगों के पास सैम्पल पेपर भी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो यदि आप लोग मेरी वीडियोस को देख करके सैम्पल पेपर समझ लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी एग्जाम्स को देने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका आंसर। इसका क्या कारण है कि अर्थन पॉट को पकड़ना जो है ये बहुत ही ईजी होता है ग्लास टम्बलर की तुलना में। देखिए अर्थन पॉट के केस में क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो रफ होता है और जो फ्रिक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि उसे पकड़ना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन ग्लास टम्बलर के केस में क्या है, वो बहुत चिकना होता है, चिकना होने स्मूथ होने के कारण क्या होता है फ्रिक्शन कम होता है। हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कि सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यदि तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम होगा, और यदि रफ सरफेस है तो इंटरलॉकिंग होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसके कारण फ्रिक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा एक्ट करता है। तो यही कारण है कि टम्बलर को पकड़ने की जगह अर्थन पॉट को पकड़ना ईजी होता है, ठीक है। ग्लास टम्बलर तो चिकना होता है, इसके कारण ये होता है।
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गिव एनी टू रीजंस टू जस्टिफाई द यूज ऑफ कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड एयर एज लुब्रिकेंट। दो रीजंस हम लोगों को देने हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। किस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि जो कंप्रेस्ड और प्यूरिफाइड एयर होते हैं ये लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करते हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों को दो रीजन्स देने हैं। देखिए तो रीजन्स क्या क्या है, ये एक इलास्टिक कर्षण के रूप में काम करता है मूविंग पार्ट्स के बीच में, जिसके कारण फ्रिक्शन जो है ये कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि मूविंग पार्ट्स के बीच में जो डस्ट कलेक्ट हो जाते हैं, गर्दे जो कलेक्ट हो जाते हैं, उससे ये प्रिवेंट करता है। वहाँ पर गर्दे को कलेक्ट होने नहीं देता, डस्ट वहाँ पर जमा नहीं होता है इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू पुट ऑफ फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बाई यूजिंग वाटर। देखिए इस चीज़ को एडवाइस क्यों नहीं किया जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से फायर कॉज हुआ है उसे वाटर से बुझाया जाए। आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि वाटर से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग हुआ है, आग लगा है, तो उसमें वाटर को पोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके कारण आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा आपको अर्थिंग के कारण। स्टेट द बेसिक क्राइटेरियन ऑफ अरेंजिंग मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को अरेंज किया गया है, इसका बेसिक क्राइटेरियन क्या है? रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Two children were conducting an experiment in which child A took a piece of cotton fabric and child B took a piece of nylon fabric of the same size। देखिए यहाँ पर दो चिल्ड्रन एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें कि चाइल्ड ए जो है ये कॉटन फैब्रिक को लेता है, सूती के फैब्रिक को लेता है, और चाइल्ड बी जो है नायलॉन फैब्रिक को लेता है। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा लेता है। दोनों का सेम साइज है, शेप भी समझिए सेम ही है। दोनों चिल्ड्रन जो है ये एक कप में पानी है, उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, 2 कप्स है। दोनों चिल्ड्रन अपने अपने क्लोथ को सोक करते हैं, उसमें डुबोते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्यों? देखिए आंसर क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वाटर का ये चाइल्ड बी की तरफ यूज़ किया जाएगा तो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन चाइल्ड ए की तरफ यूज़ किया जाएगा तो चाइल्ड बी की तुलना में, चाइल्ड बी कौन है? चाइल्ड बी के पास कौन सा है? तो चाइल्ड बी के पास सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं, नेम द सिंथेटिक फाइबर इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए सिंथेटिक फाइबर, इसमें कौन कौन सा सिंथेटिक फाइबर है इस चीज़ का हम लोगों को बताना है कि कौन से केस, इस केसेस में कैसे सिंथेटिक फाइबर है, क्या नाम है उनका। पहला, ए फैब्रिक दैट इमिटेट्स द फील ऑफ सिल्क। एक ऐसा कपड़ा जो रेशम का अनुकरण करता है। देखिए एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि रेशम का अनुकरण करता है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़े हैं इस चीज़ को। एक वंडर पॉलीमर नोन फॉर इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक वंडर पॉलीमर जो कि उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। और भी है इसमें एक और के रूप में ये क्वेश्चन है, किसी एक को आप लोगों को लिखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं यही 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये भी आ सकता है एग्जाम में और ऊपर वाला भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बस और यदि रहा और ऐसा क्वेश्चन रहा या फिर और नहीं रहा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहा तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आप लोगों को समझना है क्वेश्चंस को, आप लोग इजीली एग्जाम में लिखेंगे और आएंगे। ठीक है, फुल मार्क्स आप लोग प्राप्त कर पाएंगे एग्जाम्स में। देखिए तो इस केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में कि रेयॉन होगा उसका, जो यहाँ पर था ना, फैब्रिक दैट इमिटेट्स द फीलिंग ऑफ सिल्क। एक ऐसा कपड़ा जो रेशम का अनुकरण करता है, तो वहाँ पर रेयॉन होगा। इसे अपरेल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। टायर कॉर्ड्स आप लोग समझते हैं, टायर कॉर्ड्स, तो यहाँ पर आपको कोई एक यूज़ लिख देना है। उसके साथ साथ नायलॉन जो है इसे चिट कारपेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है और इसे वंडर पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, सॉक्स बनाने में, हॉस्ट्री आइटम्स बनाने में, रॉप्स, पैराशूट बनाने में, सीट बेल्ट, क्लोथ बनाने में। ठीक है, और देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव रीजंस फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कुछ रीजंस वाले क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चंस का हम लोगों को रीजंस देने, ऐसा क्यों होता है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। देखिए इस चीज़ को एडवाइस किया जाता है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए, इस चीज़ का रीज़न देना है। रेयॉन को रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, इस चीज़ का रीज़न देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं ना कि जब ये बर्न करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बर्न कर जाते हैं, ईजिली ये बर्न कर जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है,
जब ये जलते हैं तो स्टिकिंग बेस को ये प्रोड्यूस कर देते हैं, जो यदि किसी के शरीर में रहते रहते यदि कपड़ा जलता जाए तो उसके शरीर में स्टिकिंग बेस हो जाएंगे। जो कपड़े हैं रेयॉन के या फिर सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये उनके शरीर में चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो उसका शरीर जल जाएगा। कभी कभी इसके कारण फैटल भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है। ठीक है, जल भी सकते हैं, सीवियर बर्न्स भी हो सकता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि रेयॉन को रीजेनरेटेड फाइबर कहा जाता है, क्योंकि ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। रेयॉन जो है ये सेलुलोज से बना हुआ होता है, जिसे रीजेनरेटेड फाइबर कहा जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल दिया गया है यहाँ पर, हमें उसके फंक्शंस बताने हैं। वैक्यूल का क्या फंक्शन है और किसे पावर हाउस वाला सेल कहा जाता है। वैक्यूल का फंक्शन है कि ये स्टोरेज करता है किसी चीज़ को, ये स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, आगे क्लासेस में आप जानेंगे वैक्यूल्स के बारे में और भी डिटेल में। तो इसका काम स्टोरेज है। सेकेंड, पावर हाउस किसे कहा जाता है सेल का, तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वी हैव लर्नड इन द सेल चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर डीएवी क्लास 8 बोर्ड ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th हम लोग देखते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है टेबल के नीचे में और करके। सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल गेट रैप्चर्ड एक्सीडेंटली, राइट टू इफेक्ट्स ऑफ डैमेज ऑन सेल। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है किसी सेल का ये रैप्चर्ड कर जाता है एक्सीडेंटली, तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। डैमेज होता है सेल, तो क्या इफेक्ट्स होते हैं सेल के डैमेज होने के कारण, तो इस चीज़ को हम लोगों को बताना है। जो इनर मटेरियल होता है प्रोटोप्लाज्म, वो बाहर आ सकता है स्टूडेंट्स। यदि प्रोटोप्लाज्म यदि सेल मेम्ब्रेन ही फट जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर के जो मेम्ब्रेन, उसके अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म लिक्विड होते हैं, वो सारे बाहर आ जाएंगे, लीक कर जाएंगे। सेल जो है ये बाहर और अंदर आने जाने वाले सब्सटेंस पे अपना कंट्रोल को छोड़ देगा, बेकाबू हो जाएगा। सेल को भी सब्सटेंस एंटर अंदर बाहर आए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये घाटा होगा, इफेक्ट पड़ेगा सेल पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डैमेज क्या होगा। ये डैमेज होगा जो हम लोगों ने दो पढ़े अभी, दो इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था मैं कौन हूँ, हु एम आई। देखिए क्या है मैं कौन हूँ, नहीं मतलब इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन में बताना है कि किसका फंक्शन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक टाइनी ग्रैनुअल है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट होता है, रफ यार्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन है ये, तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं कि रफ यार्ड में प्रेजेंट होता है, और इसी के प्रेजेंस के कारण रफ यार्ड का अपीयरेंस जो होता है ये रफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम का जो रफ अपीयरेंस होता है इसी के कारण होता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। बी में बोला जा रहा है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है। ये मटेरियल्स के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग को करता है जो कि सेल की तरफ प्रोड्यूस किए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्गी अपैरेटस है, उसका क्या काम है ना कि वो सेल के मटेरियल्स को, मतलब कि फूड को पैकेज करता है, फूड को पैक करता है। ठीक है, मटेरियल्स का पैकेज करता है जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं सेल के द्वारा। पहला का आंसर राइबोसोम होता, मैंने आपको बताया। अब हम लोगों का सेक्शन भी पूरा हो गया, 7 से क्वेश्चन में 10 तक, सॉरी 3 से क्वेश्चन में 10 तक हमारा हो गया। 11 से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके रीजन्स हम लोगों को बताने हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विद वाइड स्टेप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं वाइड स्टेप्स की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब चौड़े चौड़े पट्टियाँ होती हैं। आपके स्कूल बैग्स में आप लोग देखते होंगे कि चौड़े चौड़ी पट्टियाँ होती है। ठीक है, एक होता है कम से कम इतना चौड़ा, तो कम से कम होता ही है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, क्यों इतना चौड़ा दिया जाता है, क्यों वाइड स्ट्रैप्स से इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकंड है एयरप्लेन्स के पास प्रेशराइज्ड कैबिन्स होता है पैसेंजर सेफ्टी के लिए, जब वो एटमॉस्फेयर में हाई में उड़ रहे होते हैं। इसका कारण बताना है। देखिए वाइड स्ट्रैप के कारण क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, अब क्या होगा, जो सोल्जर में सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, मैं सोल्जर का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर लगेगा, उस बैग का लोड है, मास है उस बैग का। ठीक है, तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा कंधे पे हमारे सोल्जर्स पे कम लगेगा, लो लगेगा। सेकेंड हम लोग पढ़ा कि जब एयरप्लेन से ऊपर आया जाता है प्रेशराइज्ड केबिन में, क्या होता है कि पैसेंजर्स के सेफ्टी के लिए एक उनके पास प्रेशराइज्ड केबिन होता है जब वो हाई एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि ग्राउंड से जितना हाइट इंक्रीज करता है प्रेशर डिक्रीज करता है।
तो सेम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हायर एल्टीट्यूड में, ऊंचे एल्टीट्यूड्स में भी सेम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए केबिन्स जो होते हैं वो प्रेशराइज होते हैं एयरप्लेन के। आप लोगों को मैं स्टूडेंट्स इजीली समझा रहा हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, आप लोगों को आंसर दिमाग में बैठ जाएगा, माइंडसेट हो जाएगा इस आंसर्स को लेकर के। 12th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम द पार्ट ऑफ आई डैट। देखिए यहाँ पर आई के कुछ पार्ट्स का फंक्शन दिया गया है, तो कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है, इस चीज़ को बताना है। देखिए पहला है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द आई। आई को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आई को कलर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइरिस रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग द लाइट रेज एंटरिंग द आई। देखिए लाइट रेज आई में एंटर कर रहा है तो उसके फोकसिंग को लेकर के ये रिस्पॉन्सिबल है। आई लेंस रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स, ओके। थर्ड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई में जितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है, उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करता है, तो पुपिल या फिर आइरिस, ओके। फोर्थ इज लाइट सेंसिटिव एंड फॉर्म्स इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए एक लाइट सेंसिटिव है और जो कि इमेज को फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट का इमेज को फॉर्म करता है, इसे रेटिना कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है रेटिना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के फोकल लेंथ को ये एडजस्ट करता है। सीलरी मसल्स के बारे में आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन आई पे वीडियोस अपलोड है, इधर वीडियोस नहीं देखा है तो 2 पार्ट्स मैंने उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है, सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है, ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर के चैप्टर को समझ लीजिए, आप लोग सैम्पल पेपर्स के सारे आंसर्स को कर पाएंगे। 6th क्वेश्चन है ट्रांसफर द ऑप्टिकल मैसेज टू इमेजेस टू ब्रेन्स। देखिए अब जो ऑप्टिकल मैसेजेस हुए, इसे इमेजेस हुए, इसे ब्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है इसके द्वारा, इसका नाम है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है ये। चलिए तो यहाँ हिंदी में भी दिया क्वेश्चन, आप लोगों को इंग्लिश में आया तो इसे समझ सकते हैं। 6 क्वेश्चन थे यहाँ पे, हाफ मार्क्स के थे, टोटल हुए 3 मार्क्स। 13th क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और 12 भी बहुत ईजी था स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है, बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना रहता है, ठीक है। यदि आप लोग एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आप लोगों को आंसर्स लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएंगी, आप लोग आसानी से आंसर्स को लिख पाएंगे। 13th क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है कि कैसे मसल्स जो है ये वोकल कॉर्ड से अटैच्ड होते हैं, जो कि साउंड के पिच को चेंज करने में हेल्प करते हैं, जो कि ह्यूमन्स के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए जब ह्यूमन्स के साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं साउंड, तो साउंड के पिच कैसे चेंज होता है और किस प्रकार से मसल्स जो ये वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होता है, इस चीज़ को हम लोगों को बताना है। और में ही ये क्वेश्चन नॉइस पॉल्यूशन इज नोन टू बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, स्टेट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। दोनों साउंड चैप्टर से ही क्वेश्चन स्टूडेंट, साउंड चैप्टर का वीडियो अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर चेक कीजिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में और के बाद वाला क्वेश्चन ये है कि नॉइस पॉल्यूशन जो है ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है, क्यों है, हाइपरटेंशन होता है, सिर में दर्द हो जाते हैं, तो नॉइस पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं हमें। देखिए 3 हार्मफुल इफेक्ट्स नॉइस पॉल्यूशन के आप लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, जो मसल्स अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड से, ये लिगामेंट्स को पुल करते हैं, खींचते हैं वोकल कॉर्ड्स को बनाने के लिए, ठीक है। कैसा बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए, लूजअप करने के लिए, पतला और थिक करने के लिए, पतला मोटा करने के लिए, ठीक है, टाइट और लूज करने के लिए। ये जो चेंजेस होते हैं वोकल कॉर्ड्स में, यही तो साउंड के पिच को चेंज करते हैं। चैप्टर में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स की वोकल कॉर्ड्स में यही चेंजेस आते हैं, इसके कारण पिच भी जो होता है साउंड का ये चेंज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन था नॉइस पॉल्यूशन हार्मफुल होता है, जिसके 3 इफेक्ट्स हमारे पास दिए गए थे, 3 हार्मफुल इफेक्ट्स हमें बताने थे। क्या क्या 3 हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो सोने में कमी आ जाती है नॉइस पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि टेम्पररी डिफनेस हो सकता है, कुछ समय के लिए बहरापन हो सकता है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, हमेशा के लिए कोई खो देते हैं अपना सुनने की क्षमता ही उनकी खत्म हो जाती है। तो नॉइस पॉल्यूशन कहाँ से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लाउड स्पीकर्स, जब कहीं फंक्शन होता है तो वहाँ लाउड स्पीकर्स जो लगाए जाते हैं, वहाँ से भी नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ थर्ड इफेक्ट ये होता है कि मेंटल हेल्थ का डिटोरेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल में इंक्रीज आ जाता है, चिंता होने लगती है लोगों को, मतलब लोग हाइपर टेंशन कर जाते हैं, उनका दिमागी काम नहीं करने लगता है, दिमागी हालत से वो मेंटल हो जाते हैं, कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है नॉइस पॉल्यूशन का, ओके स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन 14 हम लोग देख लेते हैं, राइट 1 एप्लीकेशंस ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना है, तो आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ठीक है।
देखिए अब उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये रेडियो टेलीविज़न सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। मिलिट्री सर्विसेज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। 3 दिए हैं, किसी एक को याद कर लीजिए। क्या याद कीजिएगा? सीधा याद कीजिए कि यूज़ फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप लोग इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेम करने हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हिंट दे दिया गया है, आप लोगों को खुद करना है। क्या है? ए प्लैनेट विद 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। एक ऐसा प्लैनेट जिसके पास अपना 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है। कौन कौन सा है? मार्स है जिसके पास अपना 2 नेचुरल सैटेलाइट है। ए प्लैनेट नोन एज मॉर्निंग स्टार। एक ऐसा प्लैनेट जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, मरकरी, वेनस। ठीक है। एक पीरियोडिक कॉमेट, कॉमेट के बारे में आप लोग जानते हैं, पीरियोडिक है ये। ठीक है, पीरियोडिक कॉमेट है ये। हैली कॉमेट जो है ये पीरियोडिक कॉमेट है। उसके बाद 4th है द planetoids that are found mainly in a belt between orbits of Mars and Jupiter। देखिए एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर्स के बेल्ट के ऑर्बिट के बीच में, मतलब मार्स जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में जो प्लेटोइड्स पाए जाते हैं, इसे क्या कहता है? इसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 15 आता है। सोहन जो है सिस्मिक जोन में रहता है, अर्थक्वेक का क्वेश्चन है। तो उसके पास अर्थक्वेक के कारण जो डैमेज होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस उसे लेने चाहिए। सोहन ऐसी जगह में रहता है तो उसे स्ट्रक्चर सिंपल हाउस बनाना होगा जो क्वैक शेप होगा। सेफर प्लेस इंडोर्स और आउटडोर्स जो है ये क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए। इसके साथ साथ 3rd है कि इमरजेंसी कम्युनिकेशन होना चाहिए और एग्जिट प्लान भी हाथ में होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। 16th क्वेश्चन, बायोमास एक क्लीनर फ्यूल है। इस पे हम लोगों को इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में 2 रीजन्स बताने हैं। ठीक है, और कार्बनाइजेशन को डिफाइन करना है। इस पे और पे क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को डिफाइन कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए और एक एक एग्जाम्पल दीजिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के 2 अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताइए जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बायोमास इज ए क्लीनर फ्यूल। देखिए बायोमास एक क्लीनर फ्यूल है क्योंकि जब बायोमास क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है। सेकेंड है कि जब ये रिलीज करते हैं, जब इसे जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज करते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है। बी, डेड प्लांट मटेरियल्स का जो कन्वर्जन होता है कोल में, इसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। कोल में होता है, ठीक है, डेड रिमेन्स का, डेड प्लांट मटेरियल्स का, एनिमल्स का नहीं स्टूडेंट्स, डेड प्लांट मटेरियल्स का, इसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। किसमें कन्वर्जन होता है? तो कोल में कन्वर्जन होता है। स्टूडेंट्स और वाला क्वेश्चन देखते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बीच में डिफरेंशिएट करना था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिप्लेस करते हैं, फिर से दोबारा आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जो कि एक बार यूज़ कर लिए जाए दोबारा वो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक शॉर्ट पीरियड में वो नहीं आ पाते, चांसेस तो होते हैं आएंगे लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एग्जाम्पल रिन्यूएबल का विंड या विंड हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो नॉन रिन्यूएबल था इसका आंसर आपका, इसका एग्जांपल आपका हो सकता है कोल, पेट्रोल, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसे आने में। बी में क्या क्वेश्चन था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बी में क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि 2 अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग को बताना है जो कि इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं, तो सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी ऐसा है। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17th क्वेश्चन है नेम 2 ग्रीन हाउसेस, नेम 2 ग्रीन हाउसेस, 2 ग्रीन हाउसेस के नाम बताने हैं हमें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये 2 ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ग्लोबल वार्मिंग के 2 कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। स्टूडेंट्स ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो सैम्पल पेपर आपके पास है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सैम्पल पेपर से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। इस सैम्पल पेपर से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट्स, इसलिए यदि आपके पास कितने साल पुराने भी सैम्पल पेपर्स आपके पास यदि है तो उसे सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलेगा स्टूडेंट्स, उसे आप लोग सॉल्व करके जाइएगा क्योंकि सैम्पल पेपर से डीएवी बोर्ड, मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि सैम्पल पेपर से डीएवी बोर्ड क्वेश्चंस रिपीट करता है, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट हर बार होते हैं, लगभग टाइम्स होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, बस कभी कभी हो जाते हैं, ये मेरा बताना है।
मेरा मकसद ही कभी कभी हो जाते हैं। जितने साल के पुराने आपके पास क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर्स हो तो उसे आप लोग ज़रूर सॉल्व करके जाइए। और स्टूडेंट्स, मैंने तो अभी आपको 1920 का ही दिया है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको 1819 का दूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी सैम्पल पेपर से रिपीटेशन होगा, पिछले साल का भी रिपीटेशन हो सकता है। और मेरे पास 12-13 तक के सैम्पल पेपर अवेलेबल है। यदि आपको चाहिए स्टूडेंट्स तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 18th का ये देखते हैं हम लोग। रोहित जो है एक सैंपल ऑफ वाटर को लेता है जिसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, एक बीकर में वो लेता है, उसमें वो एलम के पीस को डालता है उस बीकर में और जेंटली उसे 3 से 4 बार रोटेट करता है, घुमाता है। उसके बाद वो जो है एलम पीस को निकाल लेता है और बीकर को टेबल में रख देता है। तो कुछ देर बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगा और क्यों ऑब्जर्व करेगा, एक एप्लीकेशन बताना है इस प्रोसेस को लेकर के हमारी डेली लाइफ में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलम उसने घुमाया है, रोटेट किया है, तो जो वाटर होगा बीकर में ये क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वाटर। मरी वाटर है, मिट्टी वाला पानी है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन रीज़न क्या है कि एलम जो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में लोडिंग कर देता है, लोडिंग हो जाता है, जिसके कारण वो फास्टली जल्दी वो सेटल डाउन करते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, इसे वाटर को प्यूरिफाई करने में, क्लीन करने में से मेथड के रूप में लिया जाता है। 19th देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19th है, इस टेबल को कंप्लीट करना है आप लोगों को। एंथ्रैक्स, देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन है। एंथ्रैक्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और कौन से एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, तो कैटल होते हैं। फूड एंड माउथ डिजीज वायरस के कारण होता है, कौन सा होता है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को भरना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसे देख लेते हैं। एंथ्रैक्स होता है बैक्टीरिया के कारण और इन्फेक्टेड होता है कैटल। फूड एंड माउथ डिजीज होता है कैटल के कारण, मतलब कैटल में होता है वायरस के कारण। थर्ड देख लेते हैं, रैबीज होता है वायरस के कारण और डॉग और मंगीज में होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। ओके, देखिए ऊपर लिखना था इसे, ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कि मेरे द्वारा लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे सुधार दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर वायरस नहीं होगा, यहाँ पर होगा बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है, ये है मेरे पास, तो बैक्टीरिया होगा स्टूडेंट्स, यहाँ सुधार दीजिए आप लोग। और ये होता है डॉग, मंकीज, कैटल और पोल्ट्री में। एस्परगिलस फंगी के कारण होता है और कहाँ किस किस जानवर में होता है, तो पोल्ट्री में होता है। ओके, उसके साथ साथ रिंग वॉर्म ये फंगाई के कारण होता है और ये कैटल पोल्ट्री में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। हर एक साल क्या होता है कि कुछ बर्ड्स जो है इंडिया में आते हैं समर वैकेशन नहीं विंटर वैकेशन बिताने के लिए। विंटर्स के टाइम में वो आ जाते हैं इंडिया में। इस मूवमेंट को डिफाइन कीजिए और बताइए। ये माइग्रेशन है। माइग्रेशन में क्या होता है कि कुछ बर्ड्स या फिर कुछ एनिमल्स जो है ये दूसरे जगह से उठ के आते हैं, हमारी कंट्रीज़ में आते हैं, दूसरे प्लेस में जाते हैं जहाँ पर वो एक लिविंग कंडीशन प्राप्त कर पाते हैं। यदि मान लीजिए कहीं से एक बर्ड आया है इंडिया में विंटर के टाइम में, तो उसका आदत यदि विंटर समय में रहने का है तो विंटर के समय की तरफ भागेगा, जहाँ विंटर चल रहा है वहाँ भागेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लीजिए अभी इंडिया में समर चल रहा है तो वो दूसरी जगह आ रही है, जब विंटर आएगा तो वहाँ समर हो गया, अब वो यहाँ से यहाँ भागा आएगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर वो अपने ओरिजिनल जगह में चला जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ऐसा ये जो माइग्रेशन होता रहता है। ठीक है, इसे माइग्रेशन कहा जाता है। और इन मूवमेंट के दो हम लोगों को रीजन्स बताने हैं। देखिए फूड के सर्च में ऐसा होता है और एक फेवरेबल प्लेस, ब्रीडिंग करने के लिए फेवरेबल प्लेस के लिए ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, पैडी जो है एक मेजर सीरियल क्रॉप है जिसे हमारे कंट्री में ग्रो किया जाता है। किस सीजन में पैडी कल्टिवेट किया जाता है और पैडी को सो करने का दो एडवांटेजेस, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू पैडी को सो करने का दो एडवांटेजेस हम लोगों को बताना है। और करके क्वेश्चन है, फार्मर जो है जनरली सीड को सो करने से, बीजों को बोने से पहले प्लगिंग करते हैं, मिट्टी हल्का करते हैं, तो प्लगिंग करने के 3 एडवांटेजेस लिखने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि किस सीजन में पैडी को कल्टिवेट किया जाता है। रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, खरीफ के टाइम में जून टू अक्टूबर। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एडवांटेज बताने हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो सीडलिंग इसे स्टैंडिंग वाटर में प्लांट किया जाता है अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस में। ये जो है यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी, सनलाइट की यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इसे इंश्योर करता है। उसके साथ साथ और वाला क्वेश्चन था कि एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है प्लगिंग।
रूट्स जो है ये सॉइल में अंदर तक जाते हैं, पेनिट्रेट डीपर होता है, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इन्हांस होता रहता है सॉइल का, और ये वीड्स को अप्रूव कर देते हैं जो कि फील्ड में ग्रो कर जाते हैं। 3 आपको लिखना, 4 दिया हुआ है। सेक्शन डी लास्ट हमारे पास सेक्शन है ये, इसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से अल्टरनेटिव 3 है, इसमें आपकी वैकल्पिक है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है एक्स वाई, इस ये लेंस को यूज़ कर रहे हैं लेटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। पीस ऑफ पेपर में लेटर्स है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए लेंस का यूज़ कर रहे। स्टूडेंट्स एक्स जो है ये बिगर और एलेक्ट लेटर्स को यूज़ ऑब्जर्व कर पा रहा है, और स्टूडेंट वाई जो है स्मॉलर एलेक्ट लेटर्स को ऑब्जर्व कर पा रहा है लेंस के थ्रू। इस ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को क्या करना है कि नीचे कुछ क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को बताने हैं। किस टाइप के लेंस यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स और वाई के द्वारा यूज़ किए गए हैं, एक्स कौन सा किया है, वाई कौन सा किया है, इस चीज़ को बताना है। एक्स जो ये कॉन्वेक्स लेंस किए हुए हैं और वाई जो ये कॉन्केव लेंस किए हुए हैं। एक रे डायग्राम बनाना है जो कि लेंस के द्वारा फॉर्म किया गया है। वाई स्टूडेंट्स, वाई जो स्टूडेंट है इसके कारण जो फॉर्म हुआ है, इसने जो लेंस यूज़ किया है तो उसका रे डायग्राम बनाना है। देखिए ऐसा रे डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स। लाइट इधर से गया, कॉन्केव लेंस लिए हुए है ना, इसने डाइवर्जिंग होगा, लाइट गया इधर से ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चला गया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, डाइवर्जिंग हुआ, इस पॉइंट पे आकर के मिला ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। अब लेंस के 2 यूजेस लिखने हैं जो कि स्टूडेंट्स एक्स के द्वारा यूज़ किया गया था। देखिए जो यूज़ हुआ ये मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किया गया है, किया जाता है माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, फोटोग्राफिक कैमराज में और ह्यूमन आई में भी इसका यूज़ होता है। 2 यूजेस आप लोगों को लिखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक रे डायग्राम देख पा रहे हैं, इसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। सारे रे डायग्राम्स जितने भी रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में सारे का प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर ओ और एफ के पोजीशन के लिए ड्राइंग बनाया गया है, तो करेक्ट पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का होगा इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेंस का ड्राइंग के लिए ओ एफ और 2F के पोजीशन के लिए आप लोगों को हाफ मार्क्स मिलेंगे। एरोज को पुट करने के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। लाइट रेस को पुट करने के लिए आप लोगों को हाफ मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो हाफ 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी आप लोगों को ये है, बस ध्यान रखना है कि आप इन चारों चीज़ों में किसी भी एक चीज़ को ना छोड़ें, ठीक है। ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए, तो मैं इसे स्किप करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, ओके। चलिए और था इसमें एक लाइट रे जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है। एंगल लाइट रे बनाया गया है नॉर्मल से इंसिडेंट पॉइंट पे, और मीडियम 2 में क्या हो रहा है कि मीडियम 1 के एंगल से मतलब मीडियम 2 जो है ये ज़्यादा है। ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों को आंसर्स देना है नीचे कुछ क्वेश्चंस के। इनमें से किसके पास हाई ऑप्टिकल डेंसिटी होगा और क्यों होगा, क्यों ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम का इंक्रीज करता है, क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, लाइट का स्पीड क्यों चेंज होता है। इसके लिए रे डायग्राम बनाना है जो कि लाइट के रिफ्रैक्शन को शो करे जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं। चलिए इन जितने भी क्वेश्चन थे सारे का हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में 22 के और में मीडियम 1 के पास हाई ऑप्टिकल डेंसिटी होगा क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ज़्यादा है। लाइट रेज जो है हमेशा नॉर्मल से बेंड करते हैं जब वो एक मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज करेगा और लाइट रे जो है ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। रे डायग्राम देख लीजिए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। एक डायग्राम के लिए मिलेगा मार्क्स और एक लेबलिंग के लिए मिलेगा। और मैं आप लोगों के पास एक और यहाँ पर दिया हुआ अल्टरनेटिव विजुअली चैलेंज के लिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड व्हेन अ थिन लेयर ऑफ कॉपर मेटल इज डिपोजिट on an iron rod? What is this process known as? Draw a well-labeled diagram of experimental setup for this process of it. इन्हीं परतें तांबे के धातु की एक पतली परत को लोहे की छड़ पर जमा करने के लिए विद्युत प्रवाह के लिए कि किस प्रभाव को प्रयोग किया है। तो देखिए जो कॉपर होता है उस पर जब कॉपर की एक पतली परत को लोहे की छड़ पर मतलब आयरन रॉड पे जब जमा करना होता है तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किस प्रभाव का उपयोग का यूज़ किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए प्रयोगात्मक व्यवस्था के लिए आप लोगों को एक अच्छी तरह से लेबल किए गए आरेख को कम से कम 4 लेबलिंग के साथ बनाना, 4 लेबलिंग के साथ बनाना है स्टूडेंट। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI लिख लीजिए। केमिकल करंट ऑफ इफेक्ट करंट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट सॉरी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये होगा इसका डायग्राम। करेक्ट डायग्राम के लिए 1 मार्क्स अवार्ड और लेबलिंग के लिए हाफ मार्क्स, ठीक है। 4 लेबलिंग करने हैं, हाफ मार्क्स। देखिए यहाँ पर आयरन रॉड है,
ठीक है। और ये कॉपर प्लेट है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कॉपर प्लेट का एक प्लेटिंग करना है आयरन रॉड के ऊपर। बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है। और विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए देखते हैं। विजुअल चैलेंज पर्सन का मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, फिर बता देता हूँ कि विजुअली चैलेंज पर्सन से भी कभी क्वेश्चन पूछते जाते हैं थ्योरी के रूप में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन कीजिए, उसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एक एडवांटेज को लिखिए और कैसे जिंक के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है कॉपर का, इसे बताना है। अब नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके रीजन्स लिखते हैं। ज्वेलरी बनाने के समय गोल्ड को सिल्वर या कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है अप्रोप्रिएट हार बनाने के लिए। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, पीछे से बता रहा हूँ। देखिए, हार बनाने के लिए हमेशा उसे गोल्ड को अक्सर मिलाया जाता है कॉपर और सिल्वर के साथ। सेकेंड है, एल्युमिनियम को एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि एल्युमिनियम ये बहुत ही लाइट मेटल है, तो इससे एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाए जाते हैं। सिल्वर वायर्स आर यूज्ड फॉर हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फोर्थ, ब्रोंज जो है इसे स्टैटूज बनाने के लिए स्टैटूज बनाने के लिए तांबे के धातु पर कांस्य को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है, इसका रीजन है क्योंकि ब्रोंज जो है ये स्ट्रॉन्गर हार्डन है, कोलोजन्स के लिए रेसिस्टेंट है कॉपर की तुलना में। कॉपर में इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। प्लेटिनम को नोबल मेटल कहा जाता है। प्लेटिनम एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसे एयर वाटर एसिड और बेसिस रिएक्ट नहीं कर सकते। ये एयर वाटर बेसिड एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे कहा जाता है रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल और नोबल मेटल। ठीक है। और करके क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट जो 50 ml वाटर लेता है बीकर में और इसमें कुछ क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट मिलाता है। उसके बाद एक मैग्नीशियम रिबन को डिप करता है सॉल्यूशन में। दो मेन ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगे सर हम लोगों को इनलिस्ट करना बताना है। ठीक है। इस दो ऑब्जर्वेशंस के रीजन्स हम लोगों को बताने हैं। केमिकल इक्वेशन कैसा हुआ इस चीज़ को हम लोगों को लिखना है। ठीक है। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो ब्लू कलर्स है वो फेस करेगा कुछ देर बाद ये कलरलेस बन जाएगा। मैग्नीशियम रिबन जो है इसे ब्राउन लेयर के साथ कोट किया जाता है, ठीक है, गेट्स कोटेड। रीज़न क्या है, मैग्नीशियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है कलरलेस फॉर्म में। ठीक है, मतलब कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट को फॉर्म करने के लिए ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को। अब जो ब्राउन लेयर है मैग्नीशियम रिबन का, ये कॉपर में जो कि उस पर डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, डिपोजिट हो जाता है कॉपर का ब्राउन लेयर, ये मैग्नीशियम रिबन में डिपोजिट हो जाता है। क्या इसका केमिकल इक्वेशन है, Mg+Cu SO4। इक्वेशन के बाद क्या होगा, Mg+SO4 डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो आप सही लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 25th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोगों को। 25th क्वेश्चन में और नहीं है, 26 में है। 25th में इस डायग्राम को केयरफुली देखिए आप लोग। इस केस में क्या होगा, किस केस में क्या होगा। देखिए पहले केस में क्या होगा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस केस में कैंडल फ्लेम बुझ जाएगा और किस केस में कैंडल फ्लेम फ्लिकर करेगा, सूट को प्रोड्यूस करेगा। केस 3 में पुट ऑफ हो जाएगा और केस 2 में ये जो फ्लिकर करेगा और कुछ साउंड को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर से एयर मिल रहा है। फर्स्ट केस में ऐसा बंद इसलिए हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एयर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वुड का ये 18,000 किलो जूल पर kg है। तो कितना वुड यूज़ किया जाएगा, कितना वुड रिक्वायर्ड है 2,40,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, देखिए वुड का कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो 30 kg वुड चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजुअली चैलेंज वाला मैं फिर से नहीं करवा रहा हूँ। 26 क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में कंपेयर करना है, उनके बीच में तीन डिफरेंसेस हम लोगों को 3 डिफरेंसेस बताने हैं। क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, क्या क्या हाइड्रा, यीस्ट, अमीबा और प्लाज्मोडियम में। देखिए आप लोगों को क्या करना है, सेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में कंपेरिजन करना है। एक सिंगल पेरेंट के थ्रू प्रोडक्शन होता है यंग वन का, ये होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स के थ्रू प्रोडक्शन होता है। इस सेक्सुअल में फिर से क्या है कि कोई फॉर्मेशन नहीं होता है और गैमेट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है
और गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है। फॉर्मेशन फ्यूज़न जो ये होते हैं सेक्सुअल में, यंग वन जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स में, यंग वन जो है जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, क्या क्या इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार का प्रोडक्शन होता है? बर्डिंग होता है ईस्ट में। सेकेंड था हमारे हाइड्रा में बर्डिंग होता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें और है। देखिए और में क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप लोगों को डायग्राम बनाना है और उसके में कुछ चीज़ों को लेबल करना है। रिप्रोडक्शन, ओवा प्रोडक्शन का साइट, फर्टिलाइजेशन का साइट, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है। अब एक काम आप लोगों को और करना है कि इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ओवापोरियस और ओवापोरियस एनिमल्स कौन कौन से हैं, इनमें इस चीज़ को आप लोगों को क्लासीफाई करना है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना है। ठीक है, आप लोगों को बुक में ये 257 पेज पे मिल जाएगा, 257 पेज में मिल जाएगा, ये देख लीजिएगा। ओवेरी में क्या होता है, तो ओवेरी में ओवा प्रोडक्शन होता है, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट यूटेरस में होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया विजुअली चैलेंज के लिए मैं नहीं बताऊंगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्यों इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डकलेस ग्लैंड कहा जाता है? इंडोक्राइन सिस्टम के जो 4 प्रोसेसेस जो कंट्रोल किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसे हम लोगों को लिखने हैं, बताने हैं। ठीक है, सलमा के पास बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट स्किन था चाइल्डहुड के दौरान। जैसे वो एडोलसेंस में एंटर करती है तो उसके मुंह में पिंपल्स आ जाते हैं फेस में। तो स्किन स्पेशलिस्ट है, उसे एडवाइस किए हैं कि रेगुलर इंटरवल में उसे अपने फेसेस को वॉश करना है। ठीक है, तो पिंपल्स का रीज़न क्या है और 2 पर्सनल हाइजीन उसके बारे में हम लोगों को बताने क्या उसे होना चाहिए। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपना कोई डक्ट्स नहीं होता है, वे जो है अपने सिक्रेशंस को सीधा ब्लड में डाल देते हैं, इसलिए उन्हें डक्लेस ग्लैंड कहा जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और बॉडी के प्यूबर्टी डेवलपमेंट और ग्रोथ को भी ये रेगुलेट करता है। देखिए सीबम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है सेबेसियस ग्लैंड से और उसे कुछ 2 पर्सनल हाइजीन हैबिट्स लेने होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का मॉडल टेस्ट पेपर 1 पूरा सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, सारे का हिंदी मीनिंग बताया है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक लाइक तो बनता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस ला सकता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि आप किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और यदि आप इससे पहले के भी सैम्पल पेपर्स चाहते हैं तो 159 रुपीज़ पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नोट्स दूंगा। और बाकी आप लोग ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को पर्क्स अपने आप दिख जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, PDF भी मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम लोगों की पूरा हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।